चैटशाला में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुन सकते हैं शिक्षा से जुड़े सभी विषयों पर बातचीत, खोज सकते हैं नए विचार और पा सकते हैं अपनी कक्षाओं में आने वाली दिक्कतों का कुछ हल। तो आइए कान लगाकर, मेरा मतलब ध्यान लगाकर सुनिए चैटशाला। और आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअस असेसमेंट यानी कि सतत आंकलन के बारे में। हमारे साथ आज मौजूद हैं मोनिका कोचर, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में अब तक 23 सालों का अनुभव रहा है। मोनिका के लिए इंडिया के कोने कोने से टीचर्स ने खत, SMS, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए कंटिन्यूअस असेसमेंट के विषय में कुछ सवाल भेजे हैं। ये सवाल आपके भी हो सकते हैं, तो अपना ध्यान बरकरार रखिए। तो मोनिका, मुकेश जी हैं करनाल से, थोड़ा परेशान है, मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि रोहन भाई मैं थोड़ा परेशान हूँ। पहला साल है टीचिंग का, वैसे तो बहुत मजा आ रहा है, क्लास में बच्चे जो हैं वो मस्त होकर पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जब मिड टर्म एग्जामिनेशन आया तो काफी बच्चे फेल हो गए। खासकर 5 बच्चे तो वो थे जो क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, फिर भी फेल हो गए। तो इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ? पहले तो मुकेश जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप पहले साल में ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को और आपने इतने मजे भी लिए और बच्चों के साथ खूब एंजॉय भी किया। अब आते हैं कि आपके मिड टर्म एग्जाम पे आपसे एक प्रश्न है जो आप खुद अपने आप सोचिए कि आपने बच्चों का मूल्यांकन किया तो वो क्या सिर्फ मिड टर्म एग्जाम के बेसिस पे किया या आप सारे सेमेस्टर में उनसे छोटे आकलन कर रहे थे? यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे ये दोनों शब्द थोड़े समझाने पड़ेंगे। एक है कंटिन्यूअस असेसमेंट, जिसे बोलते हैं सतत आकलन। सतत मतलब लगातार, आकलन मतलब जांचना। सतत आकलन एक तरीका है मूल्यांकन का, जिसमें आप पूरे सेमेस्टर में या पूरे साल में छोटे छोटे जानकारी के अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं और इन सारे अलग अलग आकलन को जोड़ के आप साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। इसका ऑपोजिट है, साल के अंत में एक परीक्षा ले ली। अब आप खुद ही सोचिए कि कौन सा मूल्यांकन का तरीका बेहतर है, साल के अंत में एक परीक्षा या छोटे छोटे से आपने आकलन लिए सारे साल और उनको जोड़ के एक मूल्यांकन किया। अब ये कंटिन्यूअस असेसमेंट या सतत आकलन के कई पहलू हैं। एक तो बच्चों के व्यक्तित्व के हर एक हिस्से को उभरने का मौका मिलता है, जिसे बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव। एक है सारे असेसमेंट या सारे आकलन को जोड़ा जाता है, जिसको बोलते हैं संचय या क्यूमुलेटिव। एक है कि आप देखना चाहते हैं कि छात्रों ने क्या पढ़ा है, जो भी उन्होंने पढ़ा है उसमें से कितना समझा है, इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक। और सबसे जरूरी चीज है कि अगर आप छोटे छोटे आकलन बीच बीच में लेते रहें तो आप बच्चों का मार्गदर्शन अच्छे से कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं गाइडेड। अच्छा, तो अब लगता है मुकेश जी जो हैं थोड़ा परेशानी उनकी कम हुई होगी। मुकेश जी अगर जो बहुत सारे आकलन छोटे छोटे लें सारे सेमेस्टर में तो उनकी जरूर परेशानी। लेकिन एक परेशानी और आई है। ईला जी एक पेरेंट है जयपुर से, वो कह रही है कि मैं खुद जो हूँ वो 10th तक पढ़ी हूँ और मेरा बेटा जो है वो 4th क्लास में है, लेकिन बेटे के हर हफ्ते कोई ना कोई एग्जाम होते हैं और बेचारा काफी परेशान भी रहता है और इसी चीज की वजह से काफी इरिटेटेड भी रहता है। तो बच्चों के ऊपर इतना बोझ जो है वो आखिरकार क्यों डाला जा रहा है? प्रश्न तो काफी अच्छा है और ये काफी पेरेंट्स को ये कंफ्यूजन भी है। बोझ तो बच्चों पे पहले भी था, आज भी है और मेरे ख्याल से आगे भी रहेगा। पर समझ लीजिए पहले जो उनके ऊपर बोझ था वो साल के अंत में होता था, क्योंकि परीक्षा को ही अंतिम विकल्प माना जाता। अब वो जो बोझ है वो समझ लीजिए सारे साल में थोड़ा सा बट गया है। तो सतत आकलन से बच्चों को कई मौके दिए जा रहे हैं प्रदर्शन दिखाने के। आपको जो लग रहा है कि हर हफ्ते एग्जाम हो रहा है, वो हर हफ्ते एग्जाम नहीं है, वो अलग अलग तरीके के असाइनमेंट्स या अलग अलग तरीके के आकलन हो रहे हैं। आप देखेंगे कहीं कभी तो बच्चे अपना पोर्टफोलियो बना रहे होंगे, कभी कोई वो किसी विषय का प्रोजेक्ट, कभी किसी और विषय का प्रोजेक्ट, कभी वो किसी का इंटरव्यू करने जा रहे होंगे। तो ये अलग अलग तरीके के मूल्यांकन के तरीके हैं जिनको जोड़ के आपके बच्चे का साल के अंत में एक ग्रेड तैयार होगा। इसका फायदा यही है कि बच्चे फिर साल के शुरू के अंत तक सतत रूप से जागरूक रहेंगे, हमारी तरह नहीं जो साल के अंत में बस 1 महीना सारी रात पढ़ के पास होके निकल जाते थे। अब उनके पास ये मौका ही नहीं है, उनको हर एक दिन अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना होगा। तो अब आप एक पेरेंट हैं, आप खुद ही जांच लीजिए क्या बेहतर है, साल के अंत में 1 महीने सारी रात पढ़ के एग्जाम पास करना या सारे साल थोड़ी मेहनत करके अपने व्यक्तित्व को थोड़ा उभारना। तो मोनिका, ये तो हमने बात की टीचर्स की, पेरेंट्स की, लेकिन एक प्रिंसिपल भी है जो अपना एक सवाल पूछना चाह रही है। और प्रिंसिपल जो है वो एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल है जमशेदपुर से। उनका सवाल ये है, वो ये पूछ रही है कि उनको बच्चों को करीब से जानना और उन्हें लगातार परखना जो है उनके पापा ने सिखाया। ठीक है। उनके पापा का जो स्कूल है वो पूरे कम्युनिटी में बहुत फेमस भी है।
अच्छा। लेकिन जो आजकल की टीचर्स आ रही हैं उनको ये कंटिन्यूअस असेसमेंट, इसको करना, इसको बार बार क्यों करें, क्या इसके फायदे हैं, इन चीजों से बिल्कुल परे हैं वो टीचर्स। उनको लगता है कि ये सिर्फ एक काम है और इस काम को काम की तरह कर देते हैं और खत्म। मतलब खुद के इनपुट्स वो जब ही देती हैं जब उनको कुछ बड़ा दिखाना होता है या उनको कुछ टास्क दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में वो क्या कर सकती हैं? पहली बात तो अगर आपके पापा ने ऐसा स्कूल बनाया है जो परिवर्तन लाना चाह रहा है और ला भी रहा है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और उससे भी बढ़िया बात है कि आप उसको आगे ले जाना चाह रही हैं, उसको और भी बड़ा बनाना चाह रही हैं अपने पापा के नाम के लिए। अब आते हैं आपके टीचर्स पे। तो पहली चीज ये बताइए कि अगर कोई बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता हो और उसको मैं बोलूं एक्सरसाइज आपकी सेहत के लिए अच्छी है, अच्छा, तो एक बार बोलने से ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगले दिन ही वो दौड़ पे निकल पड़ेंगे। तो कोई भी नई चीज करने के लिए हमें काफी मेहनत करनी भी पड़ती है, करवानी भी पड़ती है। तो मैं तो इन प्रिंसिपल को बोलूंगी कि एक अध्यापक एक बार बताने से बदल जाए ऐसा तो संभव नहीं है, उनको बार बार बताना पड़ेगा। एकदम जैसे ना ढीठ इंसान की तरह उनको बोलते ही रहना पड़ेगा बार बार अध्यापकों को, ताकि वो परिवर्तन की तरफ जाएं। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि टीचर्स को समझना पड़ेगा कि सतत आकलन का फायदा क्या है। एक तो ये कि मूल्यांकन सतत आकलन से ही बनता है, क्योंकि वो एक ही पहलू की पूर्ति नहीं कर सकता है। अगर आप सिर्फ एक एग्जाम लें तो वो बच्चों की एक पर्सनालिटी का सिर्फ एक हिस्सा चेक करता है, इसलिए कंटिन्यूअस असेसमेंट तो जरूरी है ही है। सतत आकलन से बच्चों को छोटे छोटे फीडबैक मिल जाते हैं जी। आपने एक छोटा सा काम किया, आपको पता लग गया वो ठीक है कि नहीं है, तो इससे बच्चों की प्रेरणा आगे बढ़ती है। बच्चों को ही नहीं, शिक्षकों को भी एक अपने काम के लिए एक प्रतिक्रिया मिल जाती है, एक फीडबैक मिल जाता है कि मैंने जो लेसन तैयार किया वो लेसन का जिस तरीके से मैंने तैयार किया वो ठीक था कि नहीं। एक बहुत ही हमारे समाज में इम्पोर्टेंट चीज है, बच्चे जो सीखने में अक्षम हैं, जिन्हें लर्निंग डिसेबल्ड बोल देते हैं या मॉडर्न वर्ल्ड में बोल देते हैं स्पेशल नीड्स, उनको छोटे छोटे मूल्यांकन से आसानी हो जाती है, क्योंकि उनको इतनी बड़ी चुनौती नहीं लगती। बच्चों के परिवार को भी पता लग जाता है कि बच्चे किस स्तर पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा फायदा मेरे हिसाब से छात्रों में थोड़ी एक आत्म जागरूकता, एक अवेयरनेस आ जाती है कि वो कहाँ गलत है। अच्छा। आप ही सोचिए साल के अंत में पता लगे कहाँ गलत है, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप अगली क्लास में चढ़ गए हैं। लेकिन अगर आपको बीच में पता लग जाए कि आप कहाँ गलत है कहाँ नहीं है, तो उससे कुछ आपके पास मौका मिल जाएगा और एक थोड़ा टाइम मिल जाएगा अपने आप को सुधारने के लिए। तो अब एक तो चीज प्रिंसिपल को जरूर करनी है कि टीचर्स को बार बार बताया जाए कि इसका फायदा क्या है। दूसरा है कि अध्यापकों को भी थोड़ा एक मोटिवेशन चाहिए होता है अपने काम में कुछ नयापन लाने के लिए। तो ऐसे प्रिंसिपल आप तो जो अध्यापक अच्छा काम कर रहे हैं उनका थोड़ा सम्मान करें, उन्हें नए नए तरीके सिखाएं, उनके लिए थोड़े स्कूल में रिसोर्सेज लेके आए। जो अध्यापक संघर्ष कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन दें, कुछ ऐसा समय दें अध्यापकों को जिससे वो एक दूसरे से सीख सकें, उनके लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करें। अगर आप भी कुछ सतत रूप से अध्यापकों को ट्रेन करने के लिए करते रहें, तो मेरे हिसाब से जो ये चेंज लाने के लिए जो आपका ये विद्यालय बना है वो जरूर अपने काम में सक्षम होगा। अच्छा, प्रिंसिपल से मैम वापस चलते हैं टीचर की तरफ। और ये जो टीचर है इनका एक अलग डाउट है, ये कह रही है आप तो उसका सोल्यूशन दो ही दो और साथ में मुझे और टीचर से भी कनेक्ट करो। तो इनका डाउट ये है, ये कह रही है कि मैं कंटिन्यूअस असेसमेंट करती तो हूँ, मुझे आता भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ इसके ऊपर और फीडबैक मुझे अन्य टीचर्स दे, इसके ऊपर और फीडबैक मुझे बाकी टीचर्स दे। तो ऐसा करते हैं कि पहले तो आप इनको बता दो, उसके बाद हम कुछ टीचर्स को कनेक्ट करते हैं जो इनके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छा लगता है जब टीचर्स दूसरे टीचर से कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि पीयर हेल्प के बिना तो हम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। तो मेरी तरफ से कुछ सामान्य उदाहरण है। एक बहुत ही सिंपल है कि रोजमर्रा का काम जो क्लास में होता है, जो विद्यार्थियों का प्रदर्शन, भागीदारी, ईमानदारी दिखाता है, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है असेसमेंट का। दूसरा है प्रोजेक्ट या परियोजना, जिससे विद्यार्थियों को काफी मौके मिलते हैं अपने व्यक्तित्व को अच्छे से प्रदर्शन करने जी। तीसरा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो एक काफी मिसअंडरस्टूड चीज है टीचर्स के लिए। पोर्टफोलियो कुछ भी नहीं है, सारे सेमेस्टर में जो बच्चों ने काम किया है उसको अगर आप इकट्ठा करके एक फोल्डर में डाल दें तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। ये तो तीनों हो गए बहुत ही कॉमन तरीके। फिर चौथा है कि अलग अलग तरीके के टेस्ट ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे टेस्ट वो ही एक ही तरीके के हों, कि मैथ्स में सिर्फ क्वेश्चंस, हिस्ट्री में सिर्फ क्वेश्चन और लंबे लंबे आंसर। आप छोटे छोटे टेस्ट ले सकते हैं, जैसे बहुविकल्पी जिसे बोलते हैं MCQ या मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स या खाली स्थान, डिक्टेशन, छोटे छोटे प्रश्न उत्तर, मैच द फॉलोइंग।
इस तरीके का आप अलग अलग तरीके के छोटे छोटे टेस्ट कर सकते। और बाकी मैं भी सुनना चाहूंगी आपके जो टीचर्स क्या कहना चाहते हैं अलग अलग विषय से, कि वो क्या करें। तो मैम टीचर को कनेक्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सरिता है और मैं पहली कक्षा में हिंदी पढ़ाती हूँ। एक बार एक कविता को पढ़ाते हुए मैंने सतत आकलन की समझ को इस्तेमाल किया। इस कविता के उद्देश्य जो मैंने अपने दिमाग में रखे वो थे अपनी बात को सहज रूप से बताना, दूसरों को ध्यान से सुनना, अनुमान के आधार पर अपने दिए गए शब्द पढ़ पाना। मैंने ये भी कोशिश की कि इस पाठ के दौरान बच्चों की बोली को भी पूरी जगह बातचीत के दौरान मिले। तो इस कविता को पढ़ाने के दौरान मैंने सबसे पहले बच्चों से पूछा कि आज सुबह सुबह नाश्ते में बच्चे क्या क्या खा कर आए हैं। जब बच्चों ने ये शब्द दिए तो मैंने एक एक करके ये शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए। अब मैंने बच्चों से पूछा कि क्या वो बता सकते हैं कि उनका शब्द ब्लैक बोर्ड पर कहाँ लिखा है। बच्चों ने अनुमान के आधार पर पढ़ना शुरू किया। मैंने कोशिश की ये जानने की कि कौन से बच्चे अनुमान के अनुसार आसानी से पढ़ पा रहे हैं या किन बच्चों को ज्यादा दिक्कत आ रही है या वो समय ले रहे हैं। इसके बाद मैंने सारी कक्षा के साथ मिलकर एक बार वो शब्द दोबारा से पढ़े। अब हम कविता तक पहुँचे। उससे पहले मैंने पूछा कि ये जितने भी शब्द हैं इनमें से फल कौन से हैं और सब्जियां कौन सी हैं या अनाज कौन से हैं। बच्चों ने जब उसमें से फल निकाले तो फिर उन फलों में आम का जिक्र भी हुआ। जाहिर सी बात है। अब मैंने कहा कि आज की हमारी कविता आमों के बारे में है और एक लड़की के बारे में है जो टोकरी लेकर इन आमों को बेचने जा रही है। जब बच्चों ने वो कविता पढ़ी तो बच्चों ने उसका पूरा आनंद लिया। चर्चा के दौरान मैंने पाया कि कुछ बच्चे बात करते समय झिझक रहे थे। मैंने एक सवाल पूछा कि आपके अपने घर की भाषा या बोली में आम को क्या कहते हैं। इस पर इनमें से कुछ बच्चों में बातचीत का उत्साह फिर से जाग गया। इस पूरी गतिविधि के दौरान मैंने उन्हीं 4 बिंदुओं पर जो मेरे मुख्य उद्देश्य थे, यानी कि एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनना, अपनी बात को स्पष्टता से या सहजता से कहना और उसके अलावा शब्दों को अनुमान के आधार पर पढ़ना और बोली का इस्तेमाल भी कक्षा में होने देना। इन 4 बिंदुओं पर मैंने ये आकलन किया कि कौन से बच्चे सहजता से अपनी बात कहते हैं, किन बच्चों को समय लगता है और इसके दौरान मुझे अपनी कक्षाओं में क्या परिवर्तन लाना है। क्या बात है। तो मैम अगला क्वेश्चन जो है वो आगरा की तरफ से आया है। अफजल जी ने सवाल पूछा है और ये पूछना चाह रहे हैं कि बाकी विषय तो ठीक है पर ये मैथ्स के टीचर है। अब मैथ्स में आपको टेस्ट लेना इज अ डिफरेंट थिंग और असेसमेंट करना इज अ डिफरेंट थिंग। अब ये कहते हैं कि 4 FA होते हैं। 4 FA में कहते हैं कि 4 जो है असेसमेंट्स बनाओ, यानी 4 into 4 16 असेसमेंट्स आपको बनाने हैं। अब मैथ में 16 असेसमेंट्स ये कैसे बनाए, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन गणित में तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले टेस्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि अलग अलग तरीके के टेस्ट ले सकते हैं। MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग। फिर दूसरी चीज है जो मैं जब ये अपनी वर्कशॉप्स करती हूँ मैं पूछती हूँ कि जरूरी है कि सारे टेस्ट 20, 30, 40 मिनट के ही हों। अच्छा। आप बच्चों के छोटे छोटे टेस्ट भी तो ले सकते हैं। कभी 5 मिनट का लीजिए, कभी 10 मिनट का लीजिए। मैंने तो एक बार 1 मिनट का भी टेस्ट लिया था जिसमें कुछ बच्चे तो पेन निकालते निकालते ही रह गए और 1 मिनट भी खत्म हो गया। उसके साथ कभी बच्चे अकेले काम करें, कभी ग्रुप में काम करें। आपके 2 तरीके के असेसमेंट हो गए। प्रोजेक्ट क्लास के अंदर किया या कभी बाहर किया। कभी कोई गेम खिलाया और कभी कभी मैथ्स में थोड़ी कविता और कहानियां भी लिखवा दीजिए। 16 तो आराम से हो जाते हैं। मैथ्स में कविता और कहानियां बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं? श्री गूगल पे जाइए, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। मैथ्स के ऊपर कविताएं भी मिल जाएंगी। ये मैंने पहली बार सुना और मुझे लगता है जो मैथ्स के टीचर जिन्होंने सवाल पूछा है उन्होंने भी ये पहली बार ही सुना होगा। बहुत अच्छा है अगर वो इसको सुन के थोड़ा ट्राई करें। हम लोगों को सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि हमारी एजुकेशन बहुत ही फॉर्मल रही है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि जो बच्चे जिस तरीके के क्रिएटिव या रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, अगर आप बच्चों से बोलें कि मैथ्स के किसी भी एक टॉपिक पे एक कहानी लिखें तो मुझे लगता है वो आराम से लिख देंगे। तो मोनिका अब जो सवाल आया ना, इन्होंने एक सवाल में सब कुछ पूछ लिया। ओके। अब ये जो है कह रही है कि मैं रिमोट एरिया यानी कि पौंडीचेरी एक जगह है जो साउथ में है, वहां ये रहती हैं और इनका सवाल ये है कि इतने आइडियाज कहाँ से लाऊं। सब बोलते हैं कि असेसमेंट करना है, बार बार करना है, कुछ नया लाओ, कुछ नया बच्चों को प्रेजेंट करो। इतने आइडियाज मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। कहना बहुत आसान है कि रिसोर्सेज नहीं है। इसमें मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना सकती हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं जम्मू में मैंने एक वर्कशॉप की थी जिसमें एयरफोर्स के नॉर्थ जोन के सारे टीचर्स थे। ठीक है। वो 3 साल से अपने स्कूल में कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस असेसमेंट इम्प्लीमेंट कर रहे थे और उनकी उस 3 साल में मेरे साथ जो वर्कशॉप थी वो पहली वर्कशॉप थी
और उनको काफी कुछ आता भी था। उनके पास इतने आइडियाज थे कि पहले 1 घंटे में ही मुझे वर्कशॉप का लेवल अचानक से बढ़ाना पड़ा, नहीं तो मुझे लग रहा था वो तो बोर ही हो जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको किसी ने सिखाया नहीं तो आपने कैसे सीखा, और उनका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि सीबीएसई की वेबसाइट पे सीसीई की एक गाइड दी हुई है। सीसीई तो सबको इंडिया में पता ही होगा। उन्होंने बस वो गाइड डाउनलोड करी, अपने स्कूल में ग्रुप बनाए, टीचर्स ने बोला सीसीई की गाइड में सब कुछ दिया हुआ है, हमने पढ़ा, एक दूसरे से सीखा, सिखाया और हमने लगा दिया। तो पहला जवाब तो यही है इन टीचर्स के लिए कि आप कहीं भी हैं हिंदुस्तान में, आप सीबीएसई की वेबसाइट से सीसीई की गाइड तो डाउनलोड कर ही सकते हैं। उसमें हर एक विषय के बहुत अच्छे से आइडियाज दिए हैं। दूसरा है, सीबीएसई की वेबसाइट पे भी बहुत सारे आइडियाज हैं जो हमेशा अपलोड होते रहते हैं। हर एक विद्यालय में कोऑर्डिनेटर्स भी हैं सीसीई के जो आपको सिखा सकते हैं। तो अगर अध्यापक थोड़े से प्रोएक्टिव, थोड़े सक्रिय हो जाएं तो मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल सिर्फ शुरू में है। जैसे किसी ने मुझे बोला सबसे मुश्किल स्टेप होता है सिर्फ पहला स्टेप। पहला स्टेप ले लिया तो बाकी का आसान है। पहला स्टेप आप गाइड से शुरू करिए, आपको उसके बाद और उसके आगे बहुत स्टेप्स मिल जाएंगे। तो जैसे अभी आपने सीसीई के बारे में कहा, सेम जो है बहुत सारी टीचर्स जो है वो कंफ्यूज है इस चीज में। सीसीई और कंटिन्यूअस असेसमेंट, क्या ये दोनों चीजें सेम है या इनमें कुछ डिफरेंस है? सेम है भी और डिफरेंट भी है। कंटिन्यूअस असेसमेंट जब से एजुकेशन शुरू हुई है इस दुनिया में है। सीसीई तो अभी आया है कुछ साल पहले। सीसीई एक नीति है या एक पॉलिसी है हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की, जिसमें उन्होंने बोला है कि बस अब ये कंपलसरी है और उसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी गाइड भी बना के दी है। लेकिन कोई भी अच्छा अध्यापक या अध्यापिका है दुनिया के किसी भी हिस्से में, वो कंटिन्यूअस असेसमेंट कर ही रहे होंगे अगर उन्हें सीसीई के बारे में पता है या नहीं है। बल्कि बहुत मजा आता है, बहुत जगह जब हम वर्कशॉप्स करने जाते हैं तो अध्यापक कहते हैं अरे ये तो हम कर ही रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था इसका नाम कंटिन्यूअस असेसमेंट है। तो इसका मतलब कि जो नेचुरल अध्यापक हैं, जिनको दिल से अपने आप ही पता होता है क्या सही है क्या गलत है, वो तो कर ही रहे हैं। पर हाँ, सीसीई ने इसको एक अच्छा सा रूप देके एक किताब के तरीके में प्रस्तुत कर, तो सतत आकलन मूल्यांकन करने का तरीका है। सीसीई ने उसको एक रूप देकर एक नीति दी है। पर आकलन सतत हो ये तो हमें हमेशा से ही पता था और आगे भी पता रहेगा। सीसीई आएगा, सीसीई जाएगा, सरकार के ऊपर है, लेकिन कंटिन्यूअस असेसमेंट तो हमेशा ही रहेगा क्योंकि वो अध्यापकों के ऊपर है। इस चैटशाला में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आज की चर्चा से संबंधित अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिख भेजिए।